क्योंकि ये जो मारा गया, वहाँ के जो चश्मदीद गवाह है, वहाँ के जो लोग हैं, वो बताते हैं कि उनको सेफ पैसेज दिया गया। वो जो तीनों क्रिमिनल थे उनको सेफ पैसेज दिया गया। तीनों अलग अलग जगह के लोग हैं, एक उम्र के लोग हैं, 20 से 22 साल के उम्र के ये लड़के हैं। और ये उम्र के लड़के, उनके ऊपर मुझे कुछ सवाल है कि आरोपियों की निजी दुश्मनी थी या सुपारी दी गई थी, सुपारी देने वाला कौन था? क्योंकि इनके पास में जो रिवॉल्वर मिले, प्रतिबंधित तुर्की जिगना रिवॉल्वर मिले इनके पास, पिस्तौल, जो हमारे भारत में प्रतिबंधित है, और इनकी 6 से 7 लाख की कीमत है। मैं मुख्य रूप से इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ कि जिस तरीके से मारा गया पुलिस कस्टडी में, ये संविधान का पन्ना फाड़ने के बराबर है। क्यों पन्ना फाड़ने के बराबर है? क्योंकि हमारे देश में जब नाथूराम गोडसे ने बिरला भवन में गांधी को मारा था, महात्मा गांधी को मारा था, ये देश नहीं दुनिया का सर्वोच्च नेता था, उसको एनकाउंटर कर सकते थे वहाँ की पुलिस, वहाँ के लोग मार सकते थे, मगर किसने चपेट तक नहीं मारा उसको। पर 160 गुना दर्ज थे, तो कुलदीप सेंगर पर भी 28 मुकदमे दर्ज है, हत्या से लेके अपहरण तक सारे। ब्रिजेश सिंह पर 106 मुकदमे, जो सांसद है बीजेपी का, उस पे भी 106 मुकदमे दर्ज है। धनंजय सिंह पर 46 मुकदमे दर्ज है। राजा भैया पर 31 मुकदमे दर्ज है। उदयभान सिंह पर 83 मुकदमे दर्ज है और अशोक चंदेल पर 37 मुकदमे दर्ज है। तो नेचुरल जस्टिस की प्रक्रिया में इनके साथ कब किया जाएगा, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। जो सरकार बोलती है नेचुरल जस्टिस है, और नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि हमारी सरकार समाप्त हो गई है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी की खिदमत में हैं। वो नागपुर में रहते हैं और एनसीपी महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ साथ किसान सेवा संघ के प्रेसिडेंट हैं। और अब ज्यादा जो जिस किस्म के मुल्क के हालात हैं, सियासी हालात, उस पर काफी नजदीक से नजर रखते हैं, पब्लिक में जाते हैं। बहुत से ऐसे अब मसरूफियत ऐसी बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज आगे बात बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अविनाश काकड़े जी का अपना यूट्यूब चैनल भी है और उसमें बहुत ही छोटी छोटी वीडियो में बड़ा मैसेज आप देते हैं। आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा जो आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। एक तो ये कि अतीक अहमद का और उनके भाई का जिस तरह से कत्ल हुआ कैमरे के सामने पुलिस की कस्टडी में, वो बहुत ही गैर मामूली वाकया है। इसमें कई मैसेजेस हैं जो देने की कोशिश की गई है, उस पर हम बात करेंगे। और क्या कुछ है योगी राज, इसका क्या वही मतलब है जो वो कह रहे थे मिट्टी में मिला देंगे? इसके अलावा भी इसमें हिंदू मुसलमान के अलावा भी और क्या एंगल है समझने के, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर सतपाल मलिक ने करण थापर को, जो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, इंटरव्यूज के लिए बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उनको जो बातें कही हैं, खास तौर पर पुलवामा में जो कुछ हुआ जिसमें हमारे फौजी शहीद हुए थे बड़ी तादाद में, उस वाकये के बारे में, वो मोदी जी के बारे में और अजीत डोभाल के बारे में, जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने क्या कुछ बताया है, उसके क्या मानी है, आगे क्या कुछ हो सकता है ऐसे हालात में, जबकि जिसे कहते हैं ना किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। सतपाल मलिक के इस बयान के बाद में क्या कुछ आशंका है, इस पर भी हम बात करेंगे। इस सब के बीच में आरएसएस के जो अखबार है, माउथपीस जिसे कहा जाता है, पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर, उसमें किस किस्म की बातें कही जा रही हैं, ये सारी चीजें हैं, बहुत ही अहम है। आखिर तक आप लोग इसलिए जरूर जुड़े रहिएगा कि जिस तरह से अविनाश काकड़े जी बेबाकी के साथ, अपने फैक्ट्स के साथ, तैयारी से हमारे साथ बैठते हैं बात करने के लिए, उसमें बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको, हमें
जानना जरूरी है। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये आप बताइए भी कि हमको बुला लेते हो हर सप्ताह, आपके दर्शक हमको लाइक करते हैं, उसके लिए आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सर। हम अभी शुरुआत में हम समझना चाह रहे हैं कि ये अतीक अहमद का जो कत्ल हुआ है और उनके भाई का, उससे पहले उनके बेटे का, इसको किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, एक तो वो एंगल है जो आमतौर पर समझा जा रहा है, और है वो भी है हिंदू और मुसलमान वाला। उसके अलावा और क्या क्या कुछ है, जरा थोड़ा सा विस्तार से बताइए। और किस तरह का ये इंसाफ है जिसमें सरकार, पुलिस और जुडिशरी भी, इसलिए कि वो कोई सुओ मोटो कोई कॉग्निजेंस नहीं लेती इस किस्म के वाकयात का। आखिर क्या कुछ है ये मिली भगत, इस पर जरा बताइए। जी नमस्कार। हमारे देश में हे राम से लेके जय श्री राम तक का सफर हो गया। राम का हमने पतन कर दिया। मैं बार बार बोलता हूँ कि राम राम बोला तो नम्रता आती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम नम्रता के प्रतीक है। कुटुंब वत्सल राम है। सीता को, लक्ष्मण को, हनुमान जी को, सबको साथ में रख के ही उनको ये किया गया है, दर्शाया गया है हर जगह। मगर ये इनका मस्कुलर राम जो है, जो डराने का प्रतीक हो गया, ये भयभीत करने का प्रतीक हो गया। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि ये राम का पतन है, ये राम की भक्ति नहीं। और ना 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 कोई हिंदू धर्म का ही इसमें प्रसार होगा। इससे दहशत पैदा होगी सब में। और आतंकवादी या कट्टरपंथी जब पैदा होते हैं तो वो समाज बिखर जाता है। सारी सभ्यताएं दुनिया की समाप्त हो गई कट्टरता की वजह से। जो हमारी सभ्यता टिकी रही क्योंकि हमारा जो एक्सेप्टेंस था, वो जो हमारा सबको सहने का धर्मनिरपेक्ष हमारा जो फिलॉसफी है इस देश की, और धर्मनिरपेक्षता को गाली दे दी क्योंकि हमको धर्मनिरपेक्षता समझा ही नहीं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है तो वो उसी बाइबल पर लेता है हाथ रखकर जिस बाइबल पर पहले राष्ट्रपति ने रखी थी, उसको भी उसी बाइबल पर रखना पड़ता है। और मेरा देश है जहाँ बाइबल पर, कुरान पर, गीता पर, संविधान पर और कुछ भी नहीं तो अपनी सत्यनिष्ठा की शपथ लेके भी हमको राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये हमारी धर्मनिरपेक्षता का एंगल है। सेकुलरिज्म अलग चीज है, धर्मनिरपेक्षता अलग चीज है। हमने जिसको मारा है, जिसकी हत्या पुलिस के कस्टडी में हुई है, कस्टडियल डेथ है ये, वो मैं मानता हूं कि 160 गुनाह का गुनहगार था, क्रिमिनल है। मैं उसके कोई समर्थन नहीं करता हूं, मैं कभी नहीं करता किसी क्रिमिनल का समर्थन। मैं क्रिमिनल जाति से, धर्म से आइडेंटिफाई नहीं करता और किसी क्रिमिनल का मैं समर्थन नहीं करता। 160 गुनाह उसने किया था, उस पर एफआईआर दर्ज है और 8 हत्याएं की थी। और कोई कहता है कि 1100 करोड़ का मालिक था, कोई कहता है 1400 सा, कोई कहता है 11,000 करोड़ का मालिक था। मुझे नहीं पता कितना मालिक था, क्या था, क्योंकि वो क्राइम 44 साल से कर रहा था और पहली बार उसको सजा हुई है। ये उमेश पाल के इसमें पहली बार उसको सजा हुई है। मतलब 44 साल की कल्याण सिंह सरकार और बाकी की जितनी सरकार आई थी, इनके समर्थन से, उनके समर्थन से, तो वो सरकारें सब क्रिमिनल को बढ़ा रही थी, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई जाति के साथ कर रही थी। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्यों करता हूं मैं क्लियर? मैं आपको बताता हूं कि ये क्रिमिनल था, इसके ऊपर 160 गुनाह दर्ज थे। तो कुलदीप सेंगर पर भी 28 मुकदमे दर्ज है, हत्या से लेके अपहरण तक सारे। ब्रिजेश सिंह पर 106 मुकदमे, जो सांसद है बीजेपी का, उस पे भी 106 मुकदमे दर्ज है। धनंजय सिंह पर 46 मुकदमे दर्ज है। राजा भैया पर 31 मुकदमे दर्ज है। उदय भान सिंह पर 83 मुकदमे दर्ज है और अशोक चंदेल पर 37 मुकदमे दर्ज है। तो नेचुरल जस्टिस की प्रक्रिया में इनके साथ कब किया जाएगा, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। जो सरकार बोलती है नेचुरल जस्टिस है, और नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि हमारी सरकार समाप्त हो गई है, हमारा शासन प्रशासन कानून से नहीं चलता है, भगवान के भरोसे चलता है। क्योंकि राम भी वहां पैदा हुए थे, शिव भी वहां पैदा हुए थे, कृष्ण भी वहां पैदा हुए थे। तो अब हमने उनके भरोसे छोड़ दिया है प्रदेश और देश। बाकी हम दिखाने के लिए है, हमारा शासन मात्र दिखाने के लिए रह गया। ये मैं बताता हूं। मैं मुख्य रूप से इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हूं कि जिस तरीके से मारा गया पुलिस कस्टडी में, ये संविधान का पन्ना फाड़ने के बराबर है।
क्यों पन्ना फाड़ने के बराबर है? क्योंकि हमारे देश में जब नाथूराम गोडसे ने बिरला भवन में गांधी को मारा था, महात्मा गांधी को मारा था, ये देश नहीं दुनिया का सर्वोच्च नेता था, उसको एनकाउंटर कर सकते थे वहां की पुलिस, वहां के लोग मार सकते थे, मगर किसने चपेट तक नहीं मारा उसको। ये जो सबको ले गए थे, आपटे से लेके करकरे, रामकृष्ण करकरे, दिगंबर बड़गे, मदन लाल पहावा, नाथूराम गोपाल गोडसे, ये सबको जेल तक पहुंचाया, सबको न्याय प्रक्रिया तक पहुंचाया और उसके बाद में उनको सजा दी। उसके बाद में हमारे यहाँ इंदिरा जी की हत्या हुई, उसके इसमें भी पूरी न्याय प्रक्रिया का पालन किया गया, क्योंकि हम लोकतांत्रिक गणतांत्रिक साम्राज्य है, ये गणतांत्रिक राज्य है। राजीव गांधी के हत्यारों को भी आज भी वो जेल में हैं, उनको भी हमने न्याय प्रक्रिया तक पहुंचाया। हमारे देश में मुंबई पर जब हमला हुआ था, तो तुकाराम ओंबले नाम के एक कांस्टेबल ने पूरी की पूरी मैगजीन अपने बदन पर खाली कर ली, मगर उसने वो कसाब को जिंदा पकड़ लिया था, जिसके कारण दुनिया में वहां टेररिज्म पाकिस्तान फैलाता है, ये समझाने का हमको बल मिला। हमारी न्यायिक प्रक्रिया मजबूत है, ये समाज में हमारी प्रतिष्ठा हुई, दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा हुई। और ऐसे समाज में कोई अगर ये बोलता है कि किसी क्रिमिनल को मारा गया, ये नैसर्गिक प्रक्रिया का हिस्सा है, तो ये नैसर्गिक प्रक्रिया है या और कुछ है, इसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमने असद मार दिया था, तो विकास दुबे को भी मार दिया था और अभी इनको मार दिया, तो क्या यह सारी प्रक्रिया है? जैसे हमने हैदराबाद में मार दिया था मुस्लिम लड़कों को, अभी उसके 15-18 जो पुलिस वाले हैं वो सारे के सारे जेल भुगत रहे हैं। हो सकता है उसमें से किसी को सीरियस ये होगा, सजा हो जाएगी, फांसी भी हो जाएगी, मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं कोई उसको फॉलो नहीं करता हूं। मगर जिन पुलिस वालों ने किया होगा, जिन पुलिस वालों के प्रत्यक्षदर्शी में ये हुआ होगा, मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूं कि ये जो मारा गया, वहां के जो चश्मदीद गवाह है, वहां के जो लोग हैं, वो बताते हैं कि उनको सेफ पैसेज दिया गया। वो जो तीनों क्रिमिनल थे, उनको सेफ पैसेज दिया गया। तीनों क्रिमिनलों के जो नाम आप सुनोगे तो कैसे नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, ये आपको समझ में आएगा। एक उसमें से जो है क्रिमिनल, उसका नाम है लवलेश तिवारी, मतलब ब्राह्मण। दूसरा है सन्नी ठाकुर, सन्नी सिंह, सन्नी ठाकुर मतलब राजपूत। तीसरा है अरुण मौर्य, ओबीसी। तीनों अलग अलग जगह के लोग हैं, तीनों अलग अलग जगह के लोग हैं, एक उम्र के लोग हैं, 20 से 22 साल के उम्र के ये लड़के हैं। और ये उम्र के लड़के, उनके ऊपर मुझे कुछ सवाल है कि आरोपियों की निजी दुश्मनी थी या सुपारी दी गई थी, सुपारी देने वाला कौन था? क्योंकि इनके पास में जो रिवॉल्वर मिले, प्रतिबंधित तुर्गी जिगना रिवॉल्वर मिले इनके पास, पिस्तौल, जो हमारे भारत में प्रतिबंधित है, और इनकी 6 से 7 लाख की कीमत है, मतलब 18 लाख रुपए के रिवॉल्वर इनको देने वाला कोई ना कोई शख्स है, क्योंकि तीनों की माली हालत खराब है। कोई आर्थिक क्रिमिनल नहीं थे, किसी तरीके से उनका आर्थिक रसूख नहीं था। एक का बाप अभी भी, लवलेश तिवारी का बाप बोल रहा है कि ये इसको कट्टरपंथी समर्थन करते हिंदू संगठन और इसको गौरवान्वित करते, ये हमारे लिए लांछन था, ये लड़का हमारे लिए लांछन था। मैं बहुत पीड़ित था इससे, इसकी हरकतों से पीड़ित था, मगर बार बार कट्टरपंथी संगठन के लोग इसको सम्मानित कर रहे थे और इसको बढ़ा रहे थे, मतलब नफरती चिंटू पैदा कर रहे थे, ये बोलता है। दूसरा, तीनों आरोपी अलग अलग जिलों के थे, उनको साथ में लाने वाला मास्टरमाइंड कौन है? किसी ने सिलेक्शन किया है, क्योंकि ये तीनों कहीं एक साथ जेल में नहीं थे, तीनों एक साथ मिलने का सवाल नहीं, क्योंकि 3 अलग अलग जिले के लोग थे, तो इनको लाने वाला कोई ना कोई मास्टरमाइंड है। अतीक और अशरफ को, जो सीरियस क्रिमिनल थे, उनके डिस्ट्रिक्ट में जहां उन्होंने क्राइम किया था, वहां पर उनको पैदल क्यों ले जाया गया? उनकी सुरक्षा में ढील कैसे हुई? जैसे कारगिल में हमारी चौकीदारी में ढील हो गई और वहां के लोग आ गए, जिसके कमेटियों ने भी यही बताया, और वो उनको सेफ पैसेज दे के हमने जाने दिया और उसको हमने बोल दिया कि हमारा विजय है। क्या इसी तरीके का विजय तो नहीं है? मुसलमानों पर विजय तो नहीं हुआ हमारा, ये हिंदुओं का विजय मुसलमानों पर। हम हे राम कहते थे मरते वक्त, अभी हमने मारते वक्त जय श्री राम कहा और ये हमारा विजय हो गया।
राम का भी पतन हो गया, हमारी सभ्यता और संस्कृति का भी पतन हो गया। उसके बाद का सवाल है कि क्या गुनहगारों को प्रेस से बात करने की आजादी हमारे देश में मिल गई है? संविधान में ऐसा संशोधन हो गया है कि प्रेस से खुले में बात करते हैं। उसके बाद का सवाल है मेरा कि लोकल पुलिस लोकल के सारे पत्रकारों को पहचानती है। ये बिना पहचान के लोग सेफ पैसेज के साथ में कैसे आई? महिला वहां की लोकल की आरोप लगा रही है कि इनको तो तीनों को पुलिस जीप में लाके वहां छोड़ा गया, स्पॉट के पास में छोड़ा गया। इसमें कितनी सत्यता है मुझे नहीं मालूम। उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि इनको तीनों को पुलिस जीप में लाके छोड़ा गया और इनको नजदीक आने का मौका और अवसर सारा दिया गया। जानबूझकर उनको जो पुलिस का घेरा था वो कमजोर रखा गया और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन्होंने बोलना चाहिए था प्रेस वालों को कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बाद में एक 5 स्टार होटल में आपके लिए खाना भी रखा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर रहे थे वो, ये करना चाहिए था क्योंकि गोदी मीडिया है ना, सारा मीडिया तो गोदी मीडिया है, तो उनको खिलाओगे नहीं तो कैसे, वो तो नाराज हो जाएंगे। तो उसके बाद का मेरा सवाल है कि पुलिस ने एक भी गोली क्यों नहीं चलाई? पुलिस उनको खींच रही है हाथ से, जिनके हाथ में रिवॉल्वर है, ये तो किसी को भी मार देते। उसके बेटे को तो ऐसा मार दिया, कोई ये नहीं है, उसका बेटे को और दोनों को पकड़ सकते थे। पकड़ने के बाद में खुल जाती थी किसने भेजा, क्या किया, क्यों मारा, कैसे मारा, ये सब खुल जाता था। तो क्रिमिनल को मार के उसके पीछे के कॉन्स्पिरेसी जो होती है उसके मुंह बंद करना, कॉन्स्पिरेटर को बचाना, ऐसा मुझे लगता है कि ये पूरा षड्यंत्र का हिस्सा है। और ये अगर बोल रहे हैं कि भाजपाई मंत्री अगर कथन कर रहे हैं कि कुदरती न्याय था, तो फिर सारे कुदरती न्याय होंगे कि सरकार भी आपकी कुछ चलेगी, उस मंत्रियों को जवाब देना पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको अखिलेश यादव जी के वजह से वो इतना बड़ा आदमी बना, मुलायम सिंह जी के वजह से बना, और इनको अखिलेश की पोल वो न खोल दे इसलिए उनको मारा गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल है कि आज भी क्या अखिलेश का राज है, पुलिस प्रशासन पर अखिलेश की पकड़ है? अगर है तो फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। ये देखिए, 2-3 चीजें आपने बहुत ही अहम कही। क्या एक सजा याफ्ता मुलजिम को प्रेस से बात करने की आजादी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर वहां उनके खिलाफ कोई एक गोली भी क्यों नहीं चली? उन्होंने सरेंडर किया बाद में, उनसे भागने का डर तो था ही, कम से कम पैरों में गोली मारते, वो गोली नहीं मारी। और अगर उस महिला का बयान, गोली लगी है मगर उनकी क्रॉस फायरिंग की गोली लगी है, एक को लगी है गोली मगर वो क्रॉस फायरिंग की थी, पुलिस ने तो रिवॉल्वर तक नहीं निकाला। जी जी जी, तो ये बहुत ही, जिसे स्टेज मैनेज्ड कहा जाता है, वो था। अभी आने वाले वक्त में देखिए, अदालत कोई सही से कोई इस पर कुछ करेगी, और जबकि जय सिया राम कहने नारे लगाने वाले लोग हैं जिन्हें पकड़ा गया है। जुडिशियल इंक्वायरी सेट हो गई है, जुडिशियल इंक्वायरी सेट हो गई। अब वो फार्स है, नौटंकी है या सच में होगी, ये आपको देखना पड़ेगा। मेरे कुछ और बातें हैं, मेरे से कुछ और बातें करना है। जी जी, ये इनको स्वरूपा रानी हॉस्पिटल में ले जाने के बजाय कॉलविन हॉस्पिटल क्यों ले गई पुलिस? इनको रात में 10 बजे कौन सा मेडिकल टेस्ट होता है? क्योंकि 10 बजे कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता। मेडिकल टेस्ट का मतलब होता है आंखों की जांच, हड्डियों की जांच, चमड़ी की जांच, इंटरनल ऑर्गन की जांच। किसी अस्पताल में हमारे देश में 10 बजे के बाद कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बैठता है। इमरजेंसी के लिए जो स्टाफ होता है वो इतना स्किल्ड नहीं होता है कि जो मेडिकल जांच कर सके। रात में 10 बजे के बाद मेडिकल जांच करने की ये परंपरा कैसे शुरू हुई? और इसके पहले सबके स्टेटमेंट आ रहे थे, बेटे को मार देंगे, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, उसको खत्म कर देंगे, हम इनको मट्टी में मिला देंगे, सुपुर्द खाक कर देंगे। क्या वो उसका ट्रायल था? क्या उसका हिस्सा था? ये सवाल लोग पूछ रहे, लोग ही इसके सवाल को पूछ रहे हैं। जहां गाड़ी अंदर तक जा सकती उस अस्पताल में न ले जाकर ऐसे अस्पताल में क्यों ले गए? इतने नोटेड क्रिमिनल को अपने जिले में इस तरीके से ले जाना, मुझे लगता है कि जो दूसरी कॉन्स्पिरेसी, एक फोटो मैंने आपको भेजा है कि दोनों को हथकड़ी लगी थी साथ में, तो फिर दोनों एक दूसरे के आगे पीछे कैसे गिरे हुए हैं
हथकड़ी मरने के बाद खोला या पहले खोल दिया था? कब खोला हथकड़ी? और स्पॉट पंचनामा हुए बिना हथकड़ी खोलने का काम किस पुलिस वालों ने किया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये भी बात की जांच होनी चाहिए कि इसके साथ, अतीक के साथ में केशव प्रसाद मौर्य जो वहां के उप मुख्यमंत्री है, नंद गोपाल गुप्ता जो वहां के मंत्री है, इनके घनिष्ठ संबंध थे, लेन देन के संबंध थे, इनके पैसे उसमें लगे थे। ये चर्चा है इलाहाबाद के। मैंने कई वकीलों से, अपने कई साथियों से जब चर्चा किया तो ये बात पता चली कि इनके उनके व्यवहारिक और व्यापारिक संबंध है। संजीव अग्रवाल नाम का, जिसने नाम भी ले लिया था उनका, अतीक अहमद ने नाम दे लिया था उसका, तो ये संजीव अग्रवाल के बाद में शायद इनके नाम लेने वाला था, इसलिए मारा जा सकता है, मारा दिया होगा, ऐसा वहां के लोगों की शंका है। आसिफ जाबरी नाम का एक बीएसपी विधायक है, उसके भी इसके कमर्शियल संबंध थे, ये भी शंका है। तो हमको ये पता चलेगा क्या, कभी पता होगा कि भाई किसके किसके संबंध थे, किसके किसके व्यवसायिक हित उनके साथ में इन्वॉल्व थे, जिसके कारण इनको मारा गया। और हिंदू मुस्लिम का चोगा पहना के जो लोग नफरती चिंटू नाच रहे हैं, कल उनके भी बेटों के साथ में, मैं बता देता हूं कि वो कहते हैं योगी जी कि हमने 10,000 एनकाउंटर किए, 1000 एनकाउंटर किए। मैं बता देता हूं, आपके उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर विकास दुबे स्टाइल ही होते हैं। बोगस एनकाउंटर किए जाते हैं, जिसमें कितने सारे इनोसेंट बच्चे मारे गए हैं। गुर्जर समाज चिल्ला रहा था, जाट समाज चिल्ला रहा था, मुस्लिम तो चिल्लाते ही है, सारे समाज चिल्लाते हैं कि फेक एनकाउंटर हो गए, और फिर भी नफरती चिंटू इसको हिंदू मुसलमान का ये कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि हिंदू भी मरते हैं तो नेचुरल जस्टिस से मरते हैं। मैंने जो नाम बताया आपको 5-7 जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं मगर ठाकुर है, इनके भी साथ में नेचुरल जस्टिस कब अवलंबित किया जाएगा, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ऐसा उत्तर प्रदेश के जो समझदार लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, उनका सवाल है। अच्छा, ये योगी आदित्यनाथ से तो आपने कई सवाल कर लिए और बहुत ही अहम सवाल किए हैं इस अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल के बाद, लेकिन एक और बड़ा सवाल उठ रहा है देश में, और बड़ा सवाल कोई छोटा आदमी नहीं उठा रहा है। एक गवर्नर रह चुका आदमी, जम्मू कश्मीर का गवर्नर जो रह चुका, सतपाल मलिक, जो उत्तर प्रदेश के बागपत बड़ौत इलाके से आते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पर, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मैं थोड़ी सी परिभाषा बता देता हूं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुल्क के तमाम पुलिस और खुफिया एजेंसियों का, सबका एक तरह से सरबराह होता है, लीडर होता है उनका, और वो तालमेल रखता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, सरकार से। उस आदमी पर भी बहुत बड़ा एक इल्जाम लगाया है सतपाल मलिक ने। तो ये अभी सवालों के घेरे में सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिन्हें एक तरह से सुपर मिनिस्टर के तौर पर समझा जाता है, बाकी सारे मंत्रियों के नाम तो भूल गए लोग। कैबिनेट मिनिस्ट्री के अगर कोई एक कंपटीशन कराया जाए कि 10 मिनिस्टरों के नाम बताओ, आपको ये इनाम मिलेगा, शायद पत्रकार भी नहीं बता पाएंगे। अभी ऐसा बुरा हाल हो चुका है। अभी ये क्या कुछ है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? सतपाल मलिक ने जो कुछ कहा है, क्या क्या उनका इल्जाम है और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? ये सतपाल मलिक वही है जो बीजेपी को शुरुआत से, मतलब संघ का आदमी, और ये 370 जब धाराएं समाप्त की गई, उस वक्त ये उसके गवर्नर थे, वहां के गवर्नर थे। इन्होंने राम माधव पर आरोप लगाया था कि राम माधव मेरे तरफ ऑफर लेके आया था कि ये 100-200 करोड़ रुपए ले लो अडानी के और इसके प्रपोजल को सैंक्शन कर दो। ये पब्लिकली बोलने वाले वो आदमी है सत्यपाल मलिक। मुझे नहीं मालूम वो सच बोल रहे झूठ बोल रहे, मगर गलत बात जो इनके बारे में बोल रहे हैं, बीजेपी के अपनी सरकारों के बारे में जो बोल रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। इन्होंने ये बोला कि सीआरपीएफ ने हवाई जहाज मांगा था। पुलवामा में जो अटैक हुआ है, जिसको टेररिस्ट अटैक ये कहते हैं, उस वक्त सीआरपीएफ ने हवाई जहाज मांगा था। गृह मंत्रालय और राजनाथ सिंह ने देने से मना किया, और जब हादसा हो गया
तो मैंने पीएमओ से बात किया, पीएम से बात किया, मोदी जी से उन्होंने जब बात किया तो मोदी जी ने कहा चुप रहिए, ये इस वक्त उठाने का मामला नहीं है। उन्होंने अजय डोभाल जो गांवठी देसी जेम्स बॉन्ड है हमारे, आपने बहुत तारीफ कर दी, वो देसी जेम्स बॉन्ड जिसका बेटा सिंगापुर में बैठ के ब्लैक मनी का कारोबार करता है, हमारे देश में नफरत फैलाने के लिए अरे साहब मिशन चला के। मैं जेम्स बॉन्ड उन्हें इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने पाकिस्तान में मुसलमान बन के शायद मस्जिद का इमाम तक बने हैं। वो देश की इतनी सेवा की है उन्होंने, और उन्होंने कोई किताब भी लिखी है बाकायदा पाकिस्तान में उन्होंने किस तरह से खुफिया काम किए हैं। तो जेम्स बॉन्ड ही होगा कोई जो इतना रिस्क लेकर के मुसलमान भी बन के और क्या क्या किया है। तो मैं तो कायल हूं साहब उनके प्रोफेशनल एक्सपर्टीज पर। आप उन्हें देसी जेम्स बॉन्ड बता रहे हैं, बहरहाल ये आप बताएं। लेकिन ये वाली बात क्या थी, ये सतपाल मलिक ने क्या कहा उनके बारे में? सतपाल मलिक ने ये कहा था कि मैंने जब उस पर सवाल उठाया कि ये तो हमारा किया करतूत है, हमारी गलती की वजह से मर गए सारे सैनिक। जो सरकार सैनिकों की शहादत बेचती है, जो सरकार देशभक्ति के कसीदे गढ़ती है, सैनिकों पर सवाल उठाया तो इस देश पर सवाल समझती है। सैनिकों की गरिमा में आपने देखा होगा कि केजरीवाल ने पूछा था या राहुल गांधी ने पूछा था कि ऐसे कैसे हो गया, इस तरीके से कैसे हुआ, तो इन्होंने बोला था कि ये सैनिकों पर सवाल उठाते हैं। वो हमने जाके वहां पेड़ गिराए थे या वहां के लोग मार दिए थे मुझे नहीं पता, हमारे सैनिकों ने पेड़ भी गिराया होगा तो मुझे गर्व है, मुझे गर्व है। पेड़ भी गिराया होगा तो गर्व है। मगर जो निरीक्षण कर रहे थे कि अब बादल है, इस वक्त अगर हवाई जहाज जाएंगे तो वो रेडार में नहीं आएंगे, इतना साइंस जिसको पता है, इतना बड़ा साइंटिस्ट जो आदमी है, जो गडर के गैस से चूल्हे जलवा देते हैं, ऐसे आदमी के इसमें ये अगर गवर्नर बोल रहे हैं, वो गवर्नर जिंदा रहेंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मुझे नहीं लगता है कि वो जिंदा रहेंगे। तीनों क्रिमिनल और गवर्नर, इनकी शामत आ गई है। इतना सच बोलते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जेम्स बॉन्ड के राज में, और वो भी गांवठी देश बॉन्ड जेम्स बॉन्ड होगा, जिनको विवेकानंद मिशन में कांग्रेस के राज में नफरती चिंटू पैदा करने के लिए बहुत बढ़िया चाणक्यपुरी में एक एरिया, एक जमीन दे दी गई थी, एक बिल्डिंग दे दी गई थी। तो ये कांग्रेस जब राज आता है तो ये आंखें मूंद के रहते हैं कि ये नफरती कैसे बढ़ रहे, चाहे वो मुसलमान के नफरती हो या हिंदू के नफरती हो, इसमें आंखें मूंद के जब रहने का नतीजा है कि आज दर दर की ठोकरें खा रही है विरोधी पार्टियां। तो इसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा था मोदी जी ने मुझे बोला है कि चुप रहिए, तब मैंने देसी जेम्स बॉन्ड से बात किया क्योंकि वो मेरे बाल सखा थे, मेरे वर्ग मित्र थे। मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहना कि चुप रहने में ही आपकी भलाई है, मतलब गवर्नर को धमकी और मित्रत्व के तौर पर उन्होंने सलाह दी या धमकी दी, वो तो सतपाल मलिक जी बता सकते हैं। और सरकार की पॉलिसी थी कि पुलवामा में डायरेक्ट पाकिस्तान को दोषी बताओ, ये वही बोल रहे हैं कि पुलवामा अटैक में हमको एक स्वर में, एक सुर में बोलना है कि ये पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी थी, पाकिस्तान इसमें दोषी है। मगर मेरी नजर में ये हमारा चुनाव जीतने के लिए हमने पैदा किया हुआ हरकत है। ये अब आपको याद होगा कि अर्नब गोस्वामी नाम का एक तथाकथित नफरती चिंटू गोदी मीडिया का, उसने भी यही बोला था कि अब हम जीत गए, अब हम जीत गए, अब हमको चुनाव, टीआरपी भी मेरा बढ़ जाएगा, चुनाव भी मोदी जी जीत जाएंगे। और उसके ट्वीट सारे के सारे ओपन हो चुके हैं, पब्लिक में आ चुके हैं, उसकी पुष्टि हो रही है। सत्यपाल मलिक जी के इस इससे पुष्टि हो रही है। इस पुलवामा में हमने हमारे सोल्जर जानबूझकर मरवाए थे और इसका नेरेटिव, उसको हत्याकांड का नेरेटिव मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से सेट करवाया गया था। जैसे अभी देख लो, गोदी मीडिया में अतीक तो है मगर सत्यपाल जी नहीं है, कहीं भी डिस्कशन नहीं है। आप प्राइम टाइम के सारे चैनल, 5-25 चैनल खंगाल लीजिए, सत्यपाल मलिक कहीं नहीं है, खाली यूट्यूब पर ही सत्यपाल मलिक की स्टेटमेंट दिखाई देती है। गोदी मीडिया लगा हुआ है अतीक को नेचुरल जस्टिस कैसे मिल गया और उसने जो किया उसका कैसे उसने भरा पाप, इसके बारे में गुणगान करने के लिए लगे हैं। उसमें कुछ सवाल है कि जो वो कहते हैं, उन्होंने पूछे ये सवाल, मैं नहीं पूछ रहा हूं कि आरडीएक्स आया कैसी, उसकी जांच नहीं हुई,
दूसरा है आतंकियों को ट्रूप मूवमेंट की जानकारी का पता कैसे चला। सीरियस एलिगेशन है, आप समझ लीजिए कितना सीरियस एलिगेशन है। उसके बाद में उनका सवाल है कि आईईडी बनाया कैसे गया, जो विस्फोटक बनाने का प्रक्रिया है वो कैसे बनाई गई। और उनका ये और सवाल है कि मास्टरमाइंड को पकड़ा क्यों नहीं गया। आपको पता होगा कि राजेंद्र सिंह भुल्लर नाम का सपोर्टर ही पकड़ा गया, एक पुलिस वाला है, डीजीपी या कोई था, उसने दिल्ली के मोमेंट में उन आतंकियों को दिल्ली में पहुंचाने की मदद की थी, उसको अभी पकड़ा गया। उसके बाद में रफा दफा हो गया। वो कहाँ है देवेंद्र भुल्लर, मुझे पता नहीं है, क्या हुआ उसका पता नहीं, कोर्ट में है, जेल में है, मार दिया गया है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो ये भी सवाल उन्होंने किया है। मगर आप देख लो, सतपाल मलिक का मैंने अभी बोला कि इंटरव्यू कहीं दिखाई नहीं देता, उसके पहले गुलाम नबी आजाद के इंटरव्यू छाए हुए थे। अब तो अतीक की नई केस आ गई। कई पत्रकार बोल रहे थे कि जैसा ही सतपाल मलिक बोला, अब देश में कुछ बड़ा होने वाला है। इसका मतलब है ये हरकतें जानबूझकर की जाती है नैरेटिव सेट करने के लिए, और नैरेटिव सेट करने में भाजपा और संघ से बड़ा कोई संगठन, जिसको बोलते गैर संवैधानिक संगठन, और भाजपा जैसी क्रिमिनल पार्टी, उससे बड़ा नैरेटिव सेट करने वाला कोई नहीं है। उसके बाद में उनका और ज्यादा सीरियस एलिगेशन है कि अडानी के फायदे में मोदी जी का इंटरेस्ट है, क्योंकि मोदी जी का भी फायदा है, इसलिए अडानी के फायदे में मोदी अपना इंटरेस्ट ढूंढते हैं। वो कभी अडानी पर बोलने नहीं देते, जो बोला उसका डिलीट कर देते हैं, जिसने बोला उसके ऊपर कार्रवाई होती है। देश जाए कहीं भी खड्ड में, इसको कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत हित और जमात का हित, इससे ज्यादा ये जो संघी जमात है उसका हित, उससे ज्यादा इनके सामने ना देश है, ना धर्म है, ना देश के लोग है। कोई भी इससे बड़ा नहीं है इनके सामने, जो इनका व्यक्तिगत हित है और इनके जमात का हित है। भाजपा की राज्य सरकारें भ्रष्ट है, ये भी उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। और वह पैसा खा रहे हैं, उसका हिस्सा दिल्ली तक भी आता है। अडानी के पास वही 20,000 करोड़ रुपए है जो अडानी के कंपनी में लगा हुआ है। 16-17 जो फेक कंपनियां तैयार की थी, उसमें सारा पैसा इन्हीं का है, ऐसी मुझे आशंका है। ऐसा उन्होंने कहा था। मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, मगर सीरियस है। अडानी और मोदी बीजेपी को तहस नहस कर देंगे। अडानी, मोदी और बीजेपी को तहस नहस कर देंगे, ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। भ्रष्टाचार को लेकर मोदी गंभीर नहीं है, क्योंकि मैंने उनको 2 केस दिया था जिनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो एक केस बता दे जिन्होंने सीरियस एक्शन किया। ये चैलेंज दिया है मोदी जी को उन्होंने। आप बात को समझो कि बोले मैं सबूत के साथ में 2 केस इनके पास में भेजा था, इन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं क्योंकि गंभीर नहीं है। भ्रष्टाचार ये शिष्टाचार है, ये मेरा कहना है। भ्रष्टाचार ये शिष्टाचार है, ये आरएसएस की पॉलिसी है। तुमने किया तो भ्रष्टाचार है, हमने किया तो शिष्टाचार है। तो ये उन्होंने ये भी आरोप लगाया। उनका ये कहना है कि मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मोदी का नेचर ऐसा ही है। अपनी सत्ता में, अपनी अयाशी में मस्त रहना है। वो बस्ती में आग लग जाए, देश जल जाए, तब भी उनको कोई फिक्र नहीं है। उनका उसके बाद का जो एलिगेशन है वो सीरियस है। मैंने जब राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा तो राष्ट्रपति ऑफिस से मुझे मैंने बताया गया कि राष्ट्रपति जी को आपसे मिलने की मनाही की गई है पीएमओ से। मतलब राष्ट्रपति भवन भी पीएमओ चला रहा है, पीएमओ का कंट्रोल राष्ट्रपति भवन से है। ये इस आरोप को पुष्टि मिलती है कि सब कुछ महकमे, सारे के सारे महकमे ये पीएमओ के दहशत में और पीएमओ के कंट्रोल में है। इसको आप डेमोक्रेसी कहोगे, हुकुमशाही कहोगे, क्या कहोगे, ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद में इसका डिनायल भी नहीं आया पीएमओ से कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करते, ये डिनायल भी नहीं आया। इसलिए इस आरोप की पुष्टि भी होती है। और उनका बात का जो आरोप है वो बहुत सीरियस है सर। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में संघी कनेक्शन से चुने गए हैं वीसी, जिनका
हेडमास्टर बनने के भी औकात नहीं है और बौद्धिक संपदा नहीं है, ऐसे लोगों को वीसी बनाया है। इसकी तो जांच अभी भी हो सकती है। बिल्कुल। आप सारे वीसीओ का बायोडाटा बुला लो, सारे वीसीओ का इंफॉर्मेशन बुला लो, तो समझ में आ जाएगा कि इनका क्या है और सच्चाई क्या है। मुझे ये लगता है कि जो इतिहास बदलने की परंपरा, जो इतिहास को डिलीट करने की परंपरा कई दिनों से चली आ रही है, सारे वीसी जब ऐसे विचारधारा के होंगे जो बराती घोड़े हैं, जिनको कैसे सोचना है ये कहीं से डायरेक्ट होता है, डायरेक्शन कहीं से आता है, ये अगर डायरेक्शन वीसी को भी जाता होगा, राष्ट्रपति जी को भी जाता होगा, उसके सारे जितने सीबीआई, ईडी, बीडी, सीडी सबको जाता होगा, तो ये देश में सच में हम ये कहने के काबिल है क्या? इसके अगेंस्ट में ये बोलते हैं आप एलन मस्क कि मेरे कर्मचारी संभल के रहे, इस देश में भोजने की आजादी समाप्त हो चुकी है। क्या मुझे इस पे विश्वास करना चाहिए? मुझे लगता है जो सामने दिखाई दे रहा है उसमें बहुत हद तक सच्चाई है कि विश्वास करने योग्य परिस्थिति अब इन्होंने बना दिया है। ऐसे इसमें पांचजन में खबर देता है कि माफिया राज का अंत हो गया। आपसे बड़ा माफिया कौन है? एक माफिया ने दूसरे माफिया को मार दिया और हमारा हाथ नहीं है ये बताने के लिए हाथ खड़े करके खड़े हो गए। आपके बिना उसमें जुड़ाव के, बिना मैनेजमेंट के, बिना आपकी जानकारी के ऐसा हादसा हो नहीं सकता। ये नतीजा जो है वो बहुत ही अहम है। अविनाश काकड़े जी, वक्त खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ थोड़ा सा और थोड़ी सी बातें हैं वो जो सरसरी बता दे। जरा ब्रीफ में कर लीजिए, वक्त बहुत कम रह गया है, खत्म हो गया तकरीबन वक्त, लेकिन आप अपनी काम की बात जरा मुख्तसर कर लीजिए। जी, ऑर्गेनाइजर कहता है कि समाज शक्ति का एक कार्यक्रम है, उसमें मोहन भागवत जी ने बोला सामाजिक असमानता को समाप्त करना हमारा उद्देश्य है, असमानता के हम विरोधी है। जो मनुवाद की ये लाना चाहते, संविधान, मनुवादी संविधान लाना चाहते हैं, जो लोग बांटते हैं नाम से, जाति से, धर्म से, पहनावे से लोगों को बांटते हैं, वो असमानता कैसी समाप्त करेंगे मुझे नहीं पता। ये ऑर्गेनाइजर से सवाल पूछना चाहिए। और जब ये अपराधी सरेंडर कर रहे थे तो सरेंडर चिल्लाने के बाद जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जय श्री राम के नारे लगाने वाले आपके लोग हैं या नहीं हैं, या आप भी इनको अभी बोल दोगे ये फ्रिंज एलिमेंट है, मुझे नहीं पता। ये मैं सवाल बीजेपी से और आरएसएस से करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई मोदी के बाद भी और इतने नफरत के बाद भी देश में तो आपको भी रहना ही है। कैसे रहो, किस तरीके से रहोगे? आपके लोगों के लिए आपने क्या पैदा करके रखा है कि बाप बोल रहा है कि मेरे बेटे के दिमाग में भूसा भर दिया है नफरती लोगों ने, कट्टरपंथियों ने, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई। क्या सच है? हमको ढूंढना चाहिए। ये बहुत ही अहम बात है। देखिए, डेमोक्रेसी क्या बची है? क्या हम अभी भी डेमोक्रेसी का दावा कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति का ऑफिस भी प्राइम मिनिस्टर के इशारों पर मुलाकातें करने या ना करने का फैसला करता है? अब से पहले वो सरकारी तौर पर कहा जा चुका है कि सभी मंत्रालयों की फाइलें पीएमओ में जाती हैं, वहां पे फैसला होता है। वो तो बहुत पहले ऑन रिकॉर्ड भी आ चुका है। तो ऐसी हालत में क्या वाकई डेमोक्रेसी है? एक बात, क्या नफरत बढ़ा करके देश का कोई भला हो जाएगा? क्या इनका भी कोई भला हो जाएगा कभी जब सरकार बदलेगी तो? दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात है, जब कभी दो देशों के बीच में टेंशन होती है, उस बीच में अरबों खरबों के हथियार खरीदे जाते हैं, हथियार बेचने वालों का कारोबार चलता है। क्या पुलवामा में जिस तरह से जो कुछ हुआ, जिस तरह से गवर्नर बता रहे हैं कि ये बात आप मत बताओ कि हमारी गलती से हुआ है, और उसका फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक बात कैंपेन चलाई गई और उस पर इलेक्शन भी लड़ा गया, उस बीच में कितने हथियार खरीदे गए होंगे? हमारे आपके पेट के से रोटी छीन करके किस तरह से हथियार बेचने वालों को अमेरिका और इजराइल वालों को दिया गया होगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हिसाब किताब है अगर कोई ले और समझे। इसलिए दिमाग खोल करके जिए, संविधान के हिसाब से सोच करके जिए, और ये समझें कि आखिर इस देश का भला कौन कर रहा है और बुरा कौन कर रहा है। क्या सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए दो देशों के बीच में
और कटुता बढ़ा करके हथियार खरीदने के लिए उन हथियार खरीदने वालों का भला भी किया गया। क्या कुछ है, कौन किस किस से जुड़ा हुआ है, किस किस के फायदे कहां कहां से मिल रहे हैं? क्या इसीलिए देश की जनता एक डेमोक्रेसी में अपनी पसंद की कोई सरकार बनाती है कि उसको हर तरह से लूटा जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। अविनाश काकड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।